इमेजिन कीजिए आप दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान इलाके में फंसे हुए हो। आपका जहाज जो आपकी लास्ट होप था वो अब धीरे धीरे बर्फ के नीचे दब रहा हो और आपके लिए कोई रेस्क्यू नहीं आने वाला। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? ये कहानी है सर अर्नेस्ट शेकल्टन और उनके 27 साथियों की, जिन्होंने ठीक इसी सिचुएशन का सामना किया और इंसानों के सर्वाइवल लिमिट्स को हमेशा के लिए बदल दिया। ये उन 28 लोगों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने मरा हुआ मान लिया था और उन्होंने मौत को भी मात दे दी। ये कहानी सिर्फ एक मिशन फेल होने की नहीं, बल्कि इतिहास में जिंदा बचने की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 107 साल तक गहरे समंदर में खोए रहने के बाद साल 2022 में उस जहाज एंडोरेंस को खोज निकाला गया। वो आज भी एंटार्क्टिका की बर्फीली गहराइयों में लगभग वैसे ही हालत में मौजूद है जैसे समय ने उसे अपनी याद में संभाल कर रखा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की सबसे साहसी और अविश्वसनीय जर्नी का यह सफर। 20वीं सदी की शुरुआत खोजकर्ताओं के लिए एक गोल्डन टाइम था, जिसे हीरोइक एज ऑफ एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसन 1911 में साउथ पोल पर पहुंच चुके थे। अब केवल एक ही बड़ा चैलेंज बचा था, पूरे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना। यह लगभग 2900 किलोमीटर का एक ऐसा सफर था जिसे अब तक किसी ने पार नहीं किया था। और इस सपने को अपनी आंखों में बसाया था एक ऐसे इंसान ने जो हार मानने के लिए बना ही नहीं था, सर अर्नेस्ट शेकल्टन। शेकल्टन पहले भी एंटार्क्टिक के कई मिशन का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन यह मिशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव था। उन्होंने इस मिशन को नाम दिया द इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन। इस असंभव से लगने वाले सपने को हकीकत में बदलने के लिए शेकल्टन को एक ऐसे जहाज की जरूरत थी जो एंटार्क्टिका के बेरहम बर्फीली दुनिया का सामना कर सके। और यही कहानी में एंट्री होती है एंडोरियंस की। यह कोई आम जहाज नहीं था, इसे दुनिया के सबसे मजबूत लकड़ी के जहाजों में से एक माना जाता था। इसकी बाहरी दीवारों को ग्रीन हार्ट नाम की एक लकड़ी से बनाया गया था, जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। जहाज का अगला हिस्सा, जिसे बर्फीले तूफानों का सबसे ज्यादा सामना करना था, वो 4 फीट मोटी ओक की लकड़ियों से तैयार किया गया था। इसका नाम एंडोरेंस रखा गया, यानी कि सहन शक्ति। शेकल्टन ने इस मिशन के लिए 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन में से 27 लोगों की एक टीम तैयार की थी। उन्होंने सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की पर्सनल क्वालिटीज को भी परखा। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जिनमें मुश्किल हालात में शांत रहने की क्षमता, ह्यूमर और कभी ना टूटने वाली उम्मीद हो। टीम के कैप्टन थे न्यूजीलैंड के अनुभवी नाविक फ्रैंक वॉर्सली, जिनका नेविगेशन का ज्ञान बेजोड़ था। दूसरे कमांडर थे फ्रैंक वाइड, जो शेकल्टन के सबसे भरोसेमंद साथी थे। साथ में थे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली, जिनकी खींची तस्वीरों ने ही इस कहानी को अमर बनाया। अगस्त 1914 में जब दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, एंडोरेंस उसी वक्त इंग्लैंड से अपने सफर पर निकला। 5 नवंबर 1914 को वो साउथ जॉर्जिया के एक आइलैंड ग्रेट वीकेंड व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे, जो एंटार्क्टिका से पहले उनका आखिरी पड़ाव था। वहां के अनुभवी व्हेलर्स ने शेकल्टन को वार्निंग दी कि उस साल वेलेट समंदर में बर्फ की हालत पिछले दशकों में सबसे ज्यादा खराब थी, लेकिन शेकल्टन का इरादा पक्का था। 1 महीने की तैयारी के बाद 5 दिसंबर को वो लोग एंटार्क्टिका के लिए रवाना हुए। यहीं से वो सफर शुरू हुआ जो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अब जैसे ही एंडोरेंस ने वेडल समंदर में एंटर किया, शेकल्टन और उनके ग्रुप का सामना उस सच्चाई से हुआ जिनकी वार्निंग उन्हें दी गई। समंदर का पानी धीरे धीरे एक अंतहीन सफेद रेगिस्तान में बदल रहा था। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, जिन्हें पैक आइस कहा जाता है, जहाज के चारों ओर जमा होने लगे। शुरुआत में जहाज अपनी पूरी ताकत से बर्फ को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर दिन ये सफर मुश्किल होता जा रहा था। जनवरी 1915 आते आते हालात बद से बदतर होने लगे। जहाज अब बर्फ को तोड़ नहीं पा रहा था, बल्कि बर्फ उसे अपने साथ बहा कर ले जा रही थी। अंत में 18 जनवरी 1915 को एंडोरेंस पूरी तरह से बर्फ के एक विशाल टुकड़े में जम गया। वो 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। जहाज के कैप्टन फ्रैंक वॉल्सली ने अपने लॉग में लिखा, हम एक चॉकलेट बार में फंसे बादाम की तरह जम गए थे। शुरुआत में टीम को उम्मीद थी कि मौसम बदलेगा, हवा का रुख बदलेगा और बर्फ पिघलेगी, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। शेकल्टन जानते थे कि ऐसे हालात में सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी ठंड नहीं, बल्कि इंसान के अंदर पनपती निराशा होती है। उन्होंने टीम का मोराल बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की और एक टाइट रूटीन बनाया। दिन में टीम के मेंबर्स जहाज की देखरेख करते, साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट करते
और बाकी के लोग खाने के लिए सील और पेंगुइन का शिकार करते। शामें एंटरटेनमेंट के लिए रखी गई, जहाज पर मौजूद म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते, लोग साथ मिलकर गाने गाते और कभी कभी बर्फ पर फुटबॉल मैच भी खेले जाते। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली ने इस अजीबोगरीब जीवन के हर एक पल को अपने कैमरे में कैद किया। उनकी तस्वीरों में पालतू कुत्ते बर्फ पर खेलते दिखते हैं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर गए थे। पेंगुइन एक्साइटमेंट में जहाज के पास आते हैं और टीम के मेंबर्स मुस्कुराते हुए पोज देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन हर एक मुस्कान के पीछे एक अनकहा डर छिपा था। महीने बीतते गए, जहाज बर्फ के साथ नॉर्थ की ओर लगातार बहता गया, अपनी मंजिल से कोसों दूर। वो 1500 किलोमीटर से ज्यादा गलत दिशा में बह चुके थे। टीम को अब यह महसूस होने लगा था कि वो इस बर्फीली जेल में लंबे समय के लिए कैद हो चुके हैं। शेकल्टन फ्यूचर के मिशंस की बातें करते हैं और लोगों में उम्मीद बनाए रखते। वो जानते थे कि अगर उम्मीद टूटी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नेचर के इरादे कुछ और ही थे। सर्दियों की लंबी अंधेरी रातें आ चुकी थी और वेलेट समंदर अपना सबसे भयानक रूप दिखाने के लिए तैयार था। जैसे जैसे एंटार्क्टिक सर्दियां गहरी होती गई, एंडोरेंस के चारों ओर की बर्फ और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। टेम्परेचर अक्सर 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता था। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे तोप की गोली जैसी भयानक आवाजें आई। जहाज जो महीनों से शांति से बर्फ पर टिका हुआ था, अब एक धीमी और दर्दनाक मौत की ओर बढ़ रहा था। बर्फ का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। जहाज की मजबूत लकड़ी की दीवारों में क्रैक आने लगे। 24 अक्टूबर 1915 को बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा सीधा जहाज से आकर टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ जहाज की जो दीवारें थी वो टूट गई और बर्फीला पानी जहाज के अंदर घुसने लगा। अगले कुछ दिनों तक टीम ने बिना रुके बिना सोए जहाज से पानी बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने बाल्टियां, हाथों और पंपों का इस्तेमाल किया, लेकिन सब कुछ बेकार हो रहा था। जहाज पर मौजूद टेक्नीशियन हर टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बर्फ का प्रेशर किसी भी इंसानी कोशिश से कहीं ज्यादा था। 27 अक्टूबर 1915 की शाम शेकल्टन ने वो शब्द कहे जो कोई नहीं सुनना चाहता। उन्होंने कहा कि हमें जहाज छोड़ना होगा। उस पल सब समझ गए कि एंडोरेंस अब नहीं बचेगा। उनका घर, उनकी आखिरी उम्मीद अब बर्फ में समाने वाला है। उस भयानक ठंड और तूफान के बीच टीम ने गजब के डिसिप्लिन का सबूत दिया। कोई पैनिक नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने शांति से जहाज से अपना जरूरी सामान उतारा। 3 छोटी लाइफ बोट, खाने का कुछ सामान, तंबू, स्लेज और डॉग्स की टीम। शेकल्टन ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हर आदमी को सिर्फ 2 पाउंड यानी कि लगभग 1 किलो पर्सनल सामान ले जाने की इजाजत दी। उन्होंने खुद अपने सोने की घड़ी और कुछ सोने के सिक्के बर्फ पर फेंक दिए। उन्होंने सिर्फ मिशन का लॉग और फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली के 150 से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स बचाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि यही उनकी कहानी को दुनिया को बताएंगे। 21 नवंबर 1915 को टीम ने कुछ दूरी से अपने प्यारे जहाज को आखिरी सांस लेते हुए देखा। एंडोरेंस का पिछला हिस्सा ऊपर उठा और फिर धीरे धीरे बर्फीले पानी में समा गया। अब वो 28 लोग दुनिया के सबसे सुनसान हिस्से में बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े पर अकेले थे। अब सवाल ये नहीं था कि वो एंटार्क्टिका पार कैसे करेंगे, अब सवाल ये था कि क्या वो जिंदा बच पाएंगे। एंडोरेंस के डूबने के बाद 28 लोगों की दुनिया एक तैरते हुए बर्फीले टुकड़े पर सिमट गई थी। उन्होंने इस टेम्पररी घर को पेशेंस कैंप नाम दिया, जो उनकी सिचुएशन के लिए एकदम सही था। उनके चारों ओर मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ और खामोशी थी। दुनिया को पता भी नहीं था कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। उनके पास कोई रेडियो नहीं था, कोई संपर्क का साधन नहीं था। अब शेकल्टन की लीडरशिप पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। उनका मिशन एंटार्क्टिका को पार करने से बदलकर अपने हर एक आदमी को जिंदा घर वापस ले जाना बन चुका था। उन्होंने सुबह उठते ही सबको एक ही मैसेज दिया कि हम सब जिंदा घर वापस लौटेंगे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक वादा था जिसने अगले कई महीनों तक उन लोगों को टूटने नहीं दिया। बर्फ पर लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल थी। रात में अक्सर टेम्परेचर -20 से 30 डिग्री नीचे चला जाता। उनके खाने की सप्लाई तेजी से कम हो रही थी। उन्हें अपने बचे हुए राशन को पेंगुइन और सील के मांस के साथ मिलाना पड़ता। अब इस दौरान उनके सबसे दर्दनाक फैसलों में से एक था उनके प्यारे डॉग्स को मारना, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं था। यह एक ऐसा फैसला था जिसने टीम को इमोशनली तोड़ दिया, लेकिन शेकल्टन जानते थे कि टीम को बचाने के लिए यह जरूरी था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, बर्फ का यह टुकड़ा जिस पर उनका कैंप था वो धीरे धीरे पिघलने लगा और टूटने लगा। अप्रैल 1916 तक उस पर रहना डेंजरस हो चुका था।
इसके बाद शेकल्टन ने एक और साहसी फैसला लिया। वो अपनी 3 छोटी लाइफ बोट को लेकर खुले समंदर में उतरेंगे और पास के किसी आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उनका लक्ष्य था एलिफेंट आइलैंड, जो लगभग वहां से 160 किलोमीटर दूर था। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उन्हें वेडेल समंदर के बर्फीले और तूफानी पानी को पार करना था। 6 दिनों तक वो 3 छोटी और खुली नावों में समंदर की विशाल लहरों और बर्फीले तूफानों से लड़ते रहे। समंदर पानी के छींटे उनके कपड़ों पर जम जाते, जिससे उनकी पूरी बॉडी अकड़ जाती। वो सो नहीं सकते थे और उनके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ ही बिस्किट और पीने के लिए बर्फ पिघलाकर बचाया गया थोड़ा सा पानी था। आखिरकार 15 अप्रैल 1916 को 497 दिनों तक सिर्फ बर्फ और समंदर पर रहने के बाद उन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा। वो एलिफेंट आइलैंड पहुंच चुके थे। यह एक चट्टानी, वीरान और सुनसान आइलैंड था, लेकिन उनके लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वे जिंदा थे, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी तक खत्म नहीं हुई थी। एलिफेंट आइलैंड शिपिंग रूट से काफी ज्यादा दूर था। वहां उन्हें कोई बचाने नहीं आने वाला था। शेकल्टन जानते थे कि अगर वो यहीं रुके तो वो सब धीरे धीरे भूख और ठंड से मारे जाएंगे। एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचने के बाद शेकल्टन ने एक प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो 5 साथियों के साथ 22 फुट की एक छोटी लाइफ बोट, जिसका नाम जेम्स कोयड था, उसमें बैठकर मदद लाने जाएंगे। उनका टारगेट था साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो वहां से तकरीबन 800 मील यानी कि 1300 किलोमीटर दूर था। यह दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में से एक था, जिन्हें फ्यूरियस 50s के नाम से जाना जाता है, जहां तूफानी हवाएं और विशाल लहरें एक आम बात थी। 24 अप्रैल 1916 को शेकल्टन, कैप्टन फ्रैंक वॉर्सली, टॉम क्रीन और 3 अन्य लोग के साथ एक असंभव यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने बाकी 22 लोगों को फ्रैंक वाइड की कमान में एलिफेंट आइलैंड पर छोड़ा और उन्हें एक वादा किया कि मैं तुम्हें लेने वापस जरूर आऊंगा। और अगले 16 दिनों तक मौत के साथ सीधी एक लड़ाई थी। उनकी छोटी सी नाव विशाल समुद्री लहरों के सामने एक कागज की नाव जैसी लग रही थी। एक मौके पर तो एक ऐसी बड़ी लहर आई जिसे शेकल्टन ने अपने 26 साल के समुद्री एक्सपीरियंस में पहली बार देखा था। टीम के लोग लगातार गीले कपड़ों में बैठे रहते, उनकी बॉडी ठंड से सुन्न हो चुकी थी। रात में नाव पर समुद्री पानी की मोटी बर्फीली परत जम जाती, जिसे सुबह हथौड़ों से तोड़कर हटाना पड़ता, वरना नाव वजन से डूब जाती। कैप्टन वॉर्सली ने केवल कुछ ही बार नेविगेशन के लिए सूरज को देखा। बाकी समय उन्होंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और अंदाजे से आगे का रास्ता तय किया। और एक मिरेकल की तरह 16 दिनों की इस भयानक यात्रा के बाद 10 मई 1916 को उन्होंने साउथ जॉर्जिया आइलैंड का तट देखा। लेकिन किस्मत को एक और परीक्षा लेनी थी। वो आइलैंड के दूसरे इलाके में पहुंचे, जो एकदम सुनसान और वीरान था। लोग जो इस आइलैंड पर रहते थे वो हिस्सा दूसरी तरफ था, और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियरों की एक बड़ी सी श्रृंखला को पार करना था। यह एक ऐसा ट्रैक था जिसे पहले किसी इंसान ने पूरा नहीं किया था। थकान और भूख से बेहाल होने के बावजूद शेकल्टन ने हार नहीं मानी। उन्होंने वॉर्सली और क्रीन को अपने साथ लिया और बाकी के 3 साथियों को नाव की देखरेख के लिए छोड़कर उस आखिरी चढ़ाई पर निकल पड़े। बिना किसी नक्शे, बिना किसी टूल, वो लगातार 36 घंटे तक चलते रहे। वो बर्फीले पहाड़ों पर चढ़े, गहरी खाइयों को पार किया और एक जगह तो वो बर्फीली ढलान पर फिसल कर नीचे आए, जिससे उन्होंने कई घंटों का रास्ता कुछ ही मिनटों में तय किया। 20 मई 1916 को जब वो आइलैंड के दूसरे हिस्से में पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें देखकर डर गए। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे और बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उनके कपड़ों के चीथड़े हो चुके थे। वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आए किसी एलियन की तरह दिख रहे थे। लेकिन शेकल्टन का यह मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। एलिफेंट आइलैंड पर उनके 22 साथी अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। मौसम और बर्फ की वजह से शेकल्टन के बचाव के 3 प्रयास फेल रहे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार चिली गवर्नमेंट की मदद से येल्चो नाम की एक छोटी टगबोट लेकर वो चौथी बार निकले। 30 अगस्त 1916 को जब येल्चो एलिफेंट आइलैंड के तट पर पहुंचा तो वहां इंतजार कर रहे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। फ्रैंक वाइल्ड ने हर दिन अपने साथियों से कहा था कि अपना सामान तैयार रखो, बॉस आज आ सकते हैं, और उस दिन बॉस सच में आए थे। शेकल्टन ने किनारे से चिल्लाकर पूछा कि क्या तुम सब लोग ठीक हो, और जवाब आया कि हाँ, हम सब लोग ठीक हैं। इसके बाद उन्होंने गिनती की, पूरे 22 लोग, और वो सब जिंदा थे। एंडोरेंस मिशन अपने मेन गोल यानी कि एंटार्क्टिका को पार करने में बुरी तरह से फेल रहा, लेकिन ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बन गया। लगभग 2 साल तक पृथ्वी के सबसे हार्श इन्वायरमेंट में फंसे रहने के बावजूद
28 लोगों में से एक भी इंसान की जान नहीं गई। ये सर अर्नेस्ट शेकल्टन की कमाल की लीडरशिप का एक अनबिलीवेबल सबूत है। जब जहाज डूबा तो उनका लक्ष्य कॉन्टिनेंट को पार करना नहीं बल्कि अपने लोगों को बचाना बन गया। उन्होंने खुद एग्जाम्पल पेश किया, अपनी कीमती चीजें फेंक दी ताकि टीम के मेंबर्स हल्का महसूस कर सकें। उन्होंने बराबरी का व्यवहार किया और सबसे कठिन सिचुएशन में भी अपने लोगों का मोराल बनाए रखा। शेकल्टन की यह कहानी आज दुनिया भर के लीडरशिप स्कूलों और मिलिट्री एकेडमी में एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में पढ़ाई जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची जीत किसी लक्ष्य को हासिल करने में नहीं बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने और कभी भी उम्मीद ना छोड़ने में। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको साहस, लीडरशिप और मानवीय जज्बे की ये सच्ची कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इतिहास के ऐसे ही और भी प्रेरणादायक पढ़ने लाते रहें।